गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप देख रहे हो। होपफुली आपका वीकेंड थोड़ा अच्छा जा रहा है। क्योंकि इस हफ्ते मार्केट ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। उसमें से कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी। आज हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। तो प्लान तो हम लोग सब बनाते हैं, है ना? कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कैसे करना है। ये तो हम लोग करते हैं। तो हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि आप वीकेंड में तैयारी करो और अगले हफ्ते में आपको क्या करना है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो वो तो कर लेते हैं, बट कभी-कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है ड्यूरिंग द वीक, जिनको प्लान करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और फिर उसका रिएक्शन मार्केट में दिखता है। तो आज इस सीरीज़ में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो हम लोग ये बात करने वाले हैं कि ऐसा जब कुछ होता है, अनएक्सपेक्टेड जब कुछ होता है, जब कोई बड़ी इवेंट मार्केट में आती है, तो ट्रेडर को या इन्वेस्टर को, आप जिस तरीके से बाइंग सेलिंग कर रहे हो या जो आपका व्यू है बाइंग सेलिंग करते वक्त, उसके हिसाब से आपको रिएक्ट कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। तो ये आपको मतलब आगे चल के जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी या फिर जब कोई ऐसी इवेंट यू विल फेस, तो आप तैयार रहोगे कि नॉर्मली किस तरह से इन चीज़ों को रिएक्ट करना होता है। क्योंकि इन चीज़ों के बारे में पहले से हमको पता होता नहीं है। तो अ, हम लोग सिर्फ तैयारी करके रख सकते हैं और ये तैयारी हमको उस इवेंट से सही सलामत बाहर निकलने में मदद करेगी विथ मिनिमम डैमेज। तो इस हफ्ते में अगर आपने सेल नहीं किया है, तो पक्का आपके पोर्टफोलियो को बड़ा झटका भी लगा है। सबके ही पोर्टफोलियो को बड़ा झटका लगा है। मेरे भी पोर्टफोलियो को बड़ा झटका लगा है। तो इन चीज़ों को एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है। तो ये वीकली सीरीज़ रहेगी। हर सैटरडे या संडे को इसको बनाया जाएगा। मकसद ये होगा कि यह हफ्ता कैसे गया, हम कैसे रिएक्ट कर सकते थे, ज़्यादा अच्छा कैसे रिएक्ट कर सकते थे, और फिर अगले हफ्ते में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है। तो ये एजुकेशनल सीरीज़ है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, या फिर कोई एडवाइस नहीं है। क्योंकि हम लोग हमेशा मानते हैं कि मार्केट में अगर आपको काम करना है, तो आपको कॉन्स्टेंटली यू विल हैव टू रिमेन अ स्टूडेंट। आपको सीखते रहना पड़ेगा क्योंकि मार्केट आपको हर रोज़ नई नई चीज़ें सिखाएगा। तो ये उसी का एक एफ़र्ट है। तो हमने हमेशा पाया है कि अ, जो सबसे ज़्यादा मार्केट में तरक्की करता है, तो कांस्टेंट लर्नर होता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये हफ्ता जब शुरू हुआ, तो हम लोग चार्ट के बेसिस पे इन चीज़ों को देखने वाले हैं और न्यूज़ के बेसिस पे भी इन चीज़ों को देखने वाले हैं, क्योंकि ये ख़ास करके ये जो वीक था, ये काफ़ी न्यूज़ हेवी वीक रहा है। तो दोनों चीज़ों को हम लोग कंबाइन करके देखेंगे। तो जहाँ तक चार्ट्स का सवाल है, तो ये अगर आप देखोगे तो सब ठीक-ठाक था, है ना? तो ऐसा कुछ ख़ास परेशानी थी नहीं। व्हेन इट कम्स टू द इंडेक्स निफ्टी या फिर सेंसेक्स की हम लोग बात करते हैं, तो ऐसे कोई ख़ास परेशानी थी नहीं। अगर यहीं पे हम लोग सेक्टोरल इंडेक्स की बात करते हैं, तो जैसे बैंक निफ्टी हो गया, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स को हम लोग देखते हैं, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स पिछले हफ्ते में थोड़ा सा वीक था, बट कोई ख़ास ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, वो तो ठीक-ठाक चल रहे थे, ऐसे कोई ख़ास उसमें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अगर आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप को देखोगे, तो हम लोग मिड कैप को देखते हैं। मिड कैप 100 या फिर
उस तरीके के इंडेक्स को देखते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो कि पिछले कुछ हफ्तों से प्राइजेस स्टॉल हुई है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा आपके भी पोर्टफोलियो में बहुत बार ऐसे हुआ होगा कि इंडेक्स तो बढ़ रहा है, यानी निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी 100, 200, 300, 400 पॉइंट बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके जो पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है और नॉर्मली मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है या फिर बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि उसमें राइज भी बहुत ज़बरदस्त रहा है, तो उसमें ज़्यादा मूवमेंट आपको दिखी नहीं है। तो ये मिड कैप का आप चार्ट देख सकते हो। तो मिड कैप में ज़्यादा मूवमेंट पिछले 3-4 हफ्तों से ही थोड़ा सा स्टॉलिंग दिख रहा था, ऐसे लग रहा था कि रुक गया है, यानी मोमेंटम ब्रेक हो गया है या फिर कुछ है जो परेशान परेशान कर रहा है। अब यही चीज़ स्मॉल कैप में भी हम लोग देखते हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि पिछले 3-4 हफ्तों से मार्केट स्टॉल हो रहा है। तो हमने क्या तैयारी करी थी? तो हमने ये तैयारी करी थी कि इंडेक्स में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ हद तक ऐसा चल रहा है कि प्राइजेस बढ़ नहीं रही है। इंडिविजुअली इधर उधर से थोड़ा बहुत स्टॉक में मूवमेंट आ जाती है, बट ओवरऑल इंडेक्स में मूवमेंट ना हो तो ज़्यादा स्टॉक्स भी नहीं बढ़ते। तो हमारा ये व्यू था। फिर आया मंडे, ठीक है। तो अब मंडे को क्या हुआ, तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जो ट्रेडिंग व्यू का बार रिप्ले है उसको यूज़ करेंगे, और हम लोग यहाँ से इस बार को सिलेक्ट कर लेते हैं और अभी इसको प्ले करेंगे। तो फिर मंडे को क्या हुआ, तो मंडे को प्राइजेस थोड़ा सा नीचे आई, थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव था। तो ये हो गया मंडे को। अब फिर ट्यूसडे को क्या हुआ, तो ट्यूसडे को फिर से थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव था, यानी कुछ खास पॉजिटिविटी आई नहीं। अब वेडनेसडे को मार्केट बंद था गांधी जयंती के लिए, और फिर वेडनेसडे को ही पीस प्रोसेस के तहत सेबी ने कुछ एफ&ओ के रूल्स अनाउंस किए। फिर उन्हीं 2-3 दिनों में ईरान और इजराइल का वॉर जो है वो इंटेंसिफाई हो गया, और फिर थर्सडे और फ्राइडे को आप देख सकते हो कि मार्केट और भी गिरा। तो इस हफ्ते में एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मार्केट पॉजिटिव था। तो इसको डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो सॉरी, ये ट्यूसडे को आप इसको पॉजिटिव मानना चाहते हो तो मान लो, क्योंकि ये तो था तो नेगेटिव, क्योंकि मंडे के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से ये क्लोजिंग प्राइस नीचे ही थी, तो मार्केट वैसे नेगेटिव ही था। और फिर एक भी दिन ऐसा था नहीं, ये 4 दिनों वाला शॉर्ट एंड वीक था, तो एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मार्केट पॉजिटिव था। तो फिर हम लोगों को मार्केट ने बोल दिया था कि भैया थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो, ये चल क्या रहा है एक बार समझ लो। तो मंडे को और ट्यूसडे को तो ईरान इजराइल का थोड़ा बहुत था, और फिर थर्सडे और फ्राइडे को ज़्यादा बढ़ गया। तीन चीज़ों ने इस हफ्ते मार्केट को अफेक्ट किया। तो सबसे पहला था चाइना, चाइना स्टिमुलस। अब ये चाइना स्टिमुलस वाला जो है ये पिछले हफ्ते से चल रहा था, क्योंकि ये 24 या 25 सितंबर को चाइना ने स्टिमुलस पॉलिसी अनाउंस की। अब स्टिमुलस पॉलिसी मतलब उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए। इंटरेस्ट रेट्स कम करने की वजह से क्या होता है, तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है। मार्केट में पैसा ज़्यादा आता है तो इकोनॉमी में मूवमेंट होती है। तो इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए मतलब बैंक्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में या इन जगहों पे पैसे रखने का जो इंसेंटिव होता है उसको कम कर दिया। तो अब क्या हो गया कि पैसे मार्केट में आने लग गए, तो इकोनॉमी में पैसे घूमने लगते हैं, तो अपने आप इकोनॉमिक साइकिल जो है वो रिवाइव होने के प्रोसेस में लग जाती है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसको स्टिमुलस बोलते हैं, कि पैसा दे दिया लोगों के हाथ में। जैसे कोरोना के पीरियड में अमेरिका में ये चीज़ें हुई थी कि उन्होंने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, तो लोगों को पैसे देना चालू कर दिया था। तो वो तो डायरेक्ट
सबके अकाउंट में पैसे डालना चालू कर दिया था। ये इकोनॉमी को रिवाइव करने के हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए इन्होंने। अब इसका असर क्या होता है, तो चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। तो अगर यूरोप को पूरा एक अलग मार्केट माने तो तीसरे नंबर का है, नहीं तो अगर अलग से माने तो दूसरे नंबर का है, यूएस के पीछे। पिछले कुछ सालों से खास करके कोविड और उसका जो हैंडलिंग चाइना में हुआ, उसके बाद चाइना थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था, मार्केट भी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था, इकोनॉमी भी थोड़ी सी ठंडी पड़ गई थी। और ये एक्सपेक्टेड था कि ये स्टिमुलस आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपने सिटीजन्स को खुश रखना है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना। तो ये स्टिमुलस आया। अब क्या होता है कि जो बाहर का पैसा आ रहा है अलग अलग देशों में, अब कैसे हो रहा है कि पहले पिछले कुछ सालों से इंटरकनेक्टेड हो गए सारे मार्केट्स। तो अब हमारे यहाँ के लोग हैं, जो हेज फंड्स है या फिर ऐसे लोग हैं, वो बाहर के देशों में इन्वेस्ट करते हैं। बाहर के देशों के लोग हैं जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वैसे ही चाइना में भी पैसा जाता है। तो पिछले 2-3 सालों से वो पैसा सारा इंडिया के लिए एलोकेट हो रहा था या फिर बाजू में बैठा हुआ था। तो इंडिया, क्योंकि इसमें हमारे मार्केट में कोई ख़ास करेक्शन आया नहीं, एक रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में आया था 2022 में, उसके बाद से कोई ख़ास करेक्शन आया नहीं, तो कंटिन्यूस पॉजिटिव मूवमेंट रही है। तो उसको देख के ज़बरदस्ती पैसा आ जाता है कि बढ़ रहा है तो डालो पैसा यार, ये पड़ा रहने से अच्छा है। फिर जो कंजर्वेटिव पैसा होता है वो बोलता है नहीं करेक्शन होना चाहिए, तो नहीं आता है। लेकिन चाइना में नहीं जा रहा था। अब ये स्टिमुलस की वजह से क्या हो रहा है कि चाइना में पैसा जाना चालू हो गया, क्योंकि चाइना का मार्केट बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया का प्रोड्यूसर है। हर चीज़ बनती है, सुई से लेकर आईफोन से लेकर इलन मस्क के रॉकेट्स के पार्ट्स भी शायद चाइना में ही बनते हैं। तो बहुत कुछ बनता है चाइना में, तो बिल्कुल उसको हल्के में लेने जैसा है नहीं। तो पैसा वहाँ पे जाना शिफ्ट हो गया। तो अब फिर लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो फॉरेनर्स यहाँ पे थे वो यहाँ का पैसा वहाँ पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ हद तक होता है, इसको हम लोग टाल नहीं सकते, क्योंकि जो फॉरेनर है, जो बाहर से पैसा ला रहा है यहाँ पे, उसको इंडिया एज अ कंट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको यहाँ से मिलने वाले पैसों में इंटरेस्ट है। तो उसको अगर यहाँ से ज़्यादा कहीं और पैसा मिलने लग जाता है तो वो भाई साहब वहाँ पे चले जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जिसको कहा जाता है ना टैक्टिकल स्विच, ऐसे बोलते हैं बोलने वाले कि हमने टैक्टिकल स्विच कर लिया। तो ये टैक्टिकल स्विच होने लग गया था। बट ये पिछले हफ्ते की कुछ कहानी थी, ये स्पेसिफिकली इस हफ्ते की कहानी नहीं थी, ये पिछले हफ्ते से प्ले आउट होना चालू हो गई थी। तो वो एक था। फिर दूसरा एक हैंगओवर मार्केट पे था, वो था इजराइल और ईरान के वॉर का। अब ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इजराइल और ईरान का ये जो वॉर चल रहा है, या फिर ये जो इस हफ्ते में ज़्यादा एस्केलेट हुआ, ईरान ने जब 150-200 मिसाइल दाग दिए इजराइल के ऊपर, और फिर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के अगेंस्ट उनके एक लीडर को मार दिया। तो ये सब जो चल रहा है, ये इससे हमको बहुत फ़र्क पड़ता है। क्यों फ़र्क पड़ता है? क्योंकि इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है, डिप्लोमेटिकली और अदरवाइज भी। इजराइल हैज़ लॉन्ग बीन वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। हर चीज़ में टाइप्स है, पीपल टू पीपल टाइप भी है। और ईरान के साथ हमारे बहुत ज़रूरी बिजनेस रिलेशंस है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिलेशंस है। ईरान ऑयल प्रोड्यूसर है। दूसरा, अमेरिका के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है नहीं ईरान के, काफ़ी सालों से। और अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई है, लेकिन फिर भी हम लोग ईरान से ऑयल खरीदते हैं। दूसरा, जो ईरान के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक संबंध है, वो है चाबहार
पोर्ट जो है ईरान में, जो हम 10 साल तक ऑपरेट करने के लिए हम लोग ट्रीटी साइन कर चुके हैं। तो ये पोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पोर्ट की वजह से हम लोग पाकिस्तान को बाईपास करके सारी चीज़ें जो है ऑयल वगैरह सब यहाँ पे ला सकते हैं। तो ऑब्वियसली परेशानी भी बच जाती है और खर्चा भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत स्ट्रैटेजिक है। तो ईरान भी हमारा दोस्त है और इज़राइल भी हमारा दोस्त है। तो हम लोग मतलब सैंडविच के आलू की तरह हमारी सिचुएशन हो गई है कि ना हम इनकी साइड ले सकते हैं, ना हम उनकी साइड ले सकते हैं। अब इसमें सही कौन है, गलत कौन है, इस पे बहुत सारी चर्चा हो सकती है, बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं, बट वॉर तो अ, हो सकता है, ऐसी सिचुएशन फ़िलहाल है। तो ये हैंगओवर है। काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं जिनका इंटरेस्ट ईरान इज़राइल में भी है और ईरान में भी है। तो उनके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते जाता है, तो फिर उसके चलते मार्केट नीचे आ रहा था। तीसरा था, हमारे अपने सेबी ने कुछ नए एफ&ओ के रूल्स लागू करवा दिए। अब क्या कर दिया उन्होंने, तो सबसे पहले उन्होंने एफ&ओ महंगा कर दिया। तो पिछले कुछ सालों से बहुत सारे लोग एफ&ओ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, पैसा आ रहा था। तो एफ&ओ की हम लोग बात करते हैं, तो एफ&ओ में भी लगभग 90% या एटलीस्ट ऑलमोस्ट 95% लोग हम लोग बोलेंगे तो ऑप्शंस में ही काम कर रहे थे। फ्यूचर्स में ज़्यादा काम नहीं करते, क्योंकि सस्ता है इसलिए आ रहे थे, है ना। जो 4-5 हज़ार में आपको निफ्टी का, बैंक निफ्टी का एक लॉट मिल रहा था, इंडेक्स में ट्रेडिंग बहुत हो रही थी। तो कैलेंडर स्प्रेड्स भी लोग यूज़ कर रहे थे, मल्टीपल एक्सपायरीज़ के पोजीशंस को होल्ड कर रहे थे, जिसका उनको मार्जिन में बेनिफिट मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी जिसका असर हो रहा था, है ना। तो अब इसके वजह से क्या हो गया कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही थी। फिर उन्होंने क्या कर दिया, एफ एंड रूल्स को चेंज करके तो वीकली एक्सपायरी को ख़त्म कर दिया। तो पहले तो सिर्फ थर्सडे को एक्सपायरी होती थी, है ना। बहुत सालों से इंडेक्स की एक्सपायरी वीकली है, लगभग 3-4 सालों से तो है ही। लेकिन वो सिर्फ एक ही दिन होती थी, थर्सडे को। तो हर हफ्ते में थर्सडे को हर इंडेक्स की एक्सपायरी होती थी। तो थर्सडे को वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड होती थी मार्केट में। फिर धीरे-धीरे एक्सचेंजेस ने क्या कर दिया, तो हर एक इंडेक्स की एक्सपायरी अलग-अलग दिन कर दी। तो सेंसेक्स की अलग दिन, निफ्टी की अलग दिन, बैंक निफ्टी की अलग दिन, फिर मिड कैप के अलग दिन, फिन निफ्टी की अलग दिन। तो ये अब इसके वजह से हो क्या गया, तो हर रोज़ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज बोल रहे हैं आज किसकी एक्सपायरी का क्या होता है, एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत कम हो जाते हैं, नेचुरल टाइम डीके और इसकी वजह से कम हो जाते हैं। तो फिर उसमें सट्टा चालू हो जाता है। तो लोग बोलते हैं यार 10 पैसे का है, 20 पैसे का है, ऑप्शन है तो ख़रीद लेते हैं। कितना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200, 300, 500 रुपये जाएगा, तो जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मिल गया तो अगर तुक्का सही पड़ गया तो पैसे बनेंगे। तो ये एक्सपायरी वाला खेल बहुत चल रहा था, बहुत ज़ोरों से चल रहा था। और इसमें लोगों का प्रॉफ़िट तो हो नहीं रहा था, लॉस ज़्यादा हो रहा था, तो ये उन्होंने बंद कर दिया। अब इसका असर क्या होता है, तो क्योंकि ऑप्शंस महंगे हो गए, तो ऑप्शंस महंगे हो गए, इसके वजह से जो सिर्फ सस्ता है इसलिए मार्केट में आ रहे थे, ये लोग बाहर चले गए, क्योंकि इनको कोई अभी इंसेंटिव रहा नहीं, है ना। सस्ता था, अभी सस्ता रहा नहीं, तो कहीं और चलेंगे, अभी कुछ और नया ढूंढेंगे। देखते हैं, अभी कुछ नया निकलेगा। हमेशा मार्केट हमेशा रेगुलेटर्स के आगे चलता है, तो कुछ और सस्ता निकलेगा, है ना। तो ये कर दिया सेबी वालों ने। तो ये 3 चीज़ें थी जिनका खास इफ़ेक्ट पड़ा, है ना। तो चाइना का स्टिमुलस तो ये तो 24-25 तारीख को आया, जिसके बाद से उनके स्टॉक मार्केट में लगभग 20-25% की रैली आ गई है, ठीक है। सो क्योंकि लोग बहुत फटाफट रिएक्ट करते हैं ना, अभी ये हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में रह रहे हैं, या फिर अपडेटेड न्यूज़ के ज़माने में रह रहे हैं, जिनको कोई भी खबर आप तक पहुंचनी है तो विद इन सेकेंड्स पहुंच जाती है ना।
तो अब विद इन सेकेंड्स अगर आप तक खबर पहुंच रही है तो ऑब्वियसली फिर आप उसके ऊपर रिएक्ट भी बहुत जल्दी करोगे। तो ये हो गया। फिर दूसरा जो न्यूज़ हमारा था वो था ईरान और इज़राइल का वॉर। तो ईरान और इज़राइल का वॉर तो हर रोज़ नई नई खबरें आती जा रही है। तो ये है कि ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसका भी असर पड़ा। अब इसका असर क्या पड़ता है, तो जैसे मैंने कहा कि ईरान क्योंकि ऑयल का एक बड़ा प्रोड्यूसर है और ये सब चीज़ें गल्फ़ कंट्रीज़ में हो रही है जो मतलब जहाँ पे मैक्सिमम ऑयल मिलता है दुनिया का। तो ऑयल के प्राइस पे असर पड़ना चालू हो गया। तो ऑयल की प्राइस अगर ये क्रूड का वीकली चार्ट है, अगर इसका वीकली चार्ट हम लोग देखते हैं और अगर कैलकुलेट करते हैं तो इस हफ्ते में $68 से बढ़ के क्रूड का प्राइस हो गया है $74, यानी लगभग 9% की मूवमेंट यहाँ पे आई है एक हफ्ते में। और यहाँ पे फिर और भी बढ़ सकता है। तो आप टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है। तो ये और भी लगभग $77-78 तक ये जा सकता है। तो लगभग 9% की मूवमेंट यहाँ पे आ गई। तो ये बहुत नेगेटिव है क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तो हमारे लिए नेगेटिव है क्योंकि सब चीज़ों का न, दाम बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हमारे लिए नेगेटिव है। और फिर आ गए सेबी के रूल्स। तो सेबी ने कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दिया, कैलेंडर स्प्रेड को ख़त्म कर दिया, वीकली एक्सपायरीज को ख़त्म कर दिया, मार्जिन को ख़त्म कर दिया। मार्जिन मिलता था तो अभी ये बोल रहे हैं कि पहले ही पैसा ले लो, है ना। ऑप्शन खरीद रहे तो पहले पैसा ले लो, तो मार्जिन को लगभग ख़त्म कर दिया। तो इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स हो तो ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन को एक्स्ट्रा मार्जिन डाल दिया। तो एक्सपायरी के दिन अगर आपको बाइंग सेलिंग करना है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, एक्स्ट्रा कैपिटल लगेगा। तो ये सिर्फ सब बेसिकली सस्ता है इसलिए कर रहे हैं। उनको एक थोड़ा सा पीठ ऐसे नच किया है कंधे पे, भाई ऐसा मत करो। अब क्या इससे वॉलेटिलिटी कम होगी या फिर पार्टिसिपेशन कम होगा, तो नहीं होगा। ये तो शिफ्ट कर दिया। अब ये खेल उनके पारडे में चला गया जिनके पास कैपिटल है, वो लोग खेल सकते हैं अभी भी क्योंकि कैपिटल का है। बाकी तो खास कुछ चेंज हुआ नहीं है। मतलब आपको पहले अगर जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो 5 से 10 लाख के बीच में थे, अब वो 15 से 20 लाख के बीच में हो गया। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई, उससे ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं। अब आपका कैलेंडर स्प्रेड चला गया तो कैलेंडर स्प्रेड तो ज़्यादा करके जिनको बहुत बड़े पोजीशंस है या फिर जिनको कुछ भी पता नहीं है वही कर रहे थे, तो ये तो छोड़ दीजिए। एक्सपायरी तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, एक्सपायरी नहीं है तो ठीक है। किसी एक इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी अभी भी होने वाली है, यानी कोई भी एक्सचेंज अपना एक इंडेक्स सिलेक्ट करेगा जिसमें वो लोग वीकली एक्सपायरी रख सकते हैं, तो वो तो अभी भी चलेगी। एडिशनल मार्जिन तो एक्सपायरी डे वाला खेल खेलना बंद कर देंगे। अप फ्रंट तो जिनके पास बहुत कैपिटल है उनको वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है और मैं 5 लाख के ऑप्शंस खरीद रहा हूँ और अगर ब्रोकर बोलता है मेरे को पहले से ही पूरे के पूरे 5 लाख देने, तो बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये खेल शिफ्ट कर दिया उन्होंने कि पैसा जिनके पास कम है वो लोग इस खेल से बाहर हो जाएंगे अभी धीरे धीरे। और जो पैसे वाले लोग हैं, जो कैपिटल वाले लोग हैं, वो दे विल अगेन बिकम द किंग ऑफ द गेम। तो इसके बारे में हम लोग एक स्पेशल सेशन लेंगे। तो आई विल ट्राई टू प्लेस माय व्यूज़ कि ये हो क्या रहा है। ये एक चीज़ हो गई। और फिर एफ आई आई डी आई आई का डेटा अगर हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये मायने रखता है। अभी तक ऐसे लग नहीं रहा था कि पहले उन लोग बोल रहे थे एफ आई आई की क्या ज़रूरत है। अभी ये देखो, मंथ टिल डेट उन्होंने खरीदे हैं 44,000 करोड़, बेचे हैं 75,000 करोड़, यानी नेट वो माइनस है 30,000 करोड़। 30,000 करोड़। अब ये कैश मार्केट का डेटा है, ये एफ एंड ओ का डेटा नहीं है। और
DIIs क्या क्या है, तो 60,000 परचेस है और 33,000 सेल है, तो 26,000 पॉजिटिव में है। तो टोटल नेट नेट 4,000 नेगेटिव में मार्केट अभी चल रहा है, दोनों का अगर कंबाइंड देखें तो बाहर वाले फॉरेनर्स पैसा निकाल रहे हैं, DIIs का पैसा अभी भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें है जिन्होंने इस हफ्ते मार्केट को परेशान किया। अब हम लोग क्या कर सकते थे? तो जैसे मैंने कहा कि हमारा व्यू सिंपल था कि निफ्टी में या बड़े इंडेक्सेस में कोशिश कर सकते हैं बाइंग की, स्टॉक्स में इंडिविजुअली। तो हम लोग यहाँ पे इक्विटी की बात कर रहे हैं, एफ एंड ओ की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स में हम लोगों को पहले से ही कॉशन दिख रहा था, क्योंकि चार्ट्स आप देख सकते हो, वीकली चार्ट्स हमने देखे थे, तो कुछ मूवमेंट थी नहीं। तो जब मार्केट नीचे आने चालू हो गया, यानी ये मंडे का है, तो मंडे को ही कॉशन आ गया कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो थोड़ा सा वेट करो। तो वेट कर लिया हमने ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को मार्केट बंद था, और फिर थर्सडे और फ्राइडे को वापस नेगेटिव हो गया। तो प्लान अपनी जगह पे होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन अपनी जगह पे होता है। तो अगर आपने प्लान बना लिया कि बाय करना है या कैसे करना है, और फिर अगर आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ दिखती है जो आपको समझा रही है कि आपको आपका प्लान थोड़ा सा होल्ड पे रखना पड़ेगा, तो प्लीज़ उसको करना है, होल्ड पे रखना है। क्योंकि ये गाड़ी चलाने जैसा है ना। मैंने सोचा कि चलो लेफ़्ट टर्न मार लेते हैं, यहाँ से लेफ़्ट टर्न मारना है, लेकिन फिर लेफ़्ट टर्न मारते ही मुझे दिख गया कि वहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा है, या फिर यहाँ पे कुछ रास्ते का काम चल रहा है। तो फिर भी अगर मैं उसी नो एंट्री में घुसने की कोशिश करता हूँ, या जहाँ पे रास्ते का काम चल रहा है वहीं पे अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ, तो फिर मुझे परेशानी होने वाली है ना। तो बेटर क्या है, तो थोड़ा सा आगे रुकते हैं, थोड़ा सा दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा जब भी आपका कोई प्लान बनता है, तो प्लान तो बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्लान बनाना नहीं चाहिए। फिर लोग कुछ कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो आएगा उसको फेस करेंगे, ऐसा नहीं। हम हमारा कुछ बेसिक प्लान भी होना चाहिए। तो जैसे हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप में पहले से ही था कि वेट एंड वॉच करो, तो कुछ प्लान तो बेसिक पहले से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना प्लान के घुस गए, है ना। लेकिन अगर आपका कुछ प्लान है और मार्केट में कुछ बड़ी चीज़ें हो जाती है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपको आपके प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हमने जहाँ जहाँ पे भी बाय करने का सोचा था, इस हफ्ते में हमने थोड़ा सा होल्ड किया। अब हमने बाय किया फ्राइडे को, कुछ जगहों पे कुछ शेयर्स में बाइंग किया। तो ये अब हमारा अगला सवाल है कि अब तक तो हो गया, तो हो गया, अब आगे क्या करें, अगले हफ्ते क्या करें, या फिर इस महीने में क्या करें, बाय करना है कि नहीं करना है। तो इसमें मेरा व्यू बहुत सिंपल है। अगर आपको बाय करना है, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना पड़ेगा फ़िलहाल। जो कन्फ्यूजन है, अभी तो चाइना का स्टिमुलस का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो तो प्ले आउट हो रहा है, वो तो होता रहेगा। फिर सेबी के रूल्स जो है ये 20 नवंबर से लागू होने वाले हैं, सबसे पहले रूल्स। तो इमीडिएटली इस पे सेंटिमेंटल इफेक्ट पड़ेगा। अभी 1 तारीख से जो बदला है वो ये है कि एफ एंड ओ का खर्चा बढ़ गया है, जो एस टी टी था वो बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। तो एफ एंड ओ के बाइंग सेलिंग में जो कैपिटल लग रहा था वो बढ़ गया है। तो ये हो गया है एफ एंड ओ में। बाकी जो रूल्स है वो 20 नवंबर से लागू होने वाले हैं, तो उसको अभी टाइम है। तो ये धीरे धीरे सेंटिमेंटल इफेक्ट होगा इसका। अब रही बात इसराइल ईरान वॉर की, जिसकी वजह से ट्रेड्स पे असर पड़ेगा, क्रूड ऑयल के प्राइजेस पे असर पड़ेगा। अब न्यूज़ बहुत डरावनी आ रही है। तो इसराइल चाहता है कि वो ईरान के न्यूक्लियर फील्ड्स पे अटैक करे। तो इसके ऊपर न्यूज़ ये थी कि अमेरिका जो इसराइल का बहुत अच्छा सपोर्टर पहले से रहा है, क्योंकि वो ईरान के अपोज में है। तो अमेरिका लगभग जिसके अपोज में होता है उसके एनिमी को अपना दोस्त बना लेता है। तो पहले अमेरिका की हमारे साथ ज़्यादा बनती नहीं थी, तो वो लोग पाकिस्तान के दोस्त बन चुके थे। अब हमारे साथ बन रही है, तो अब उन्होंने पाकिस्तान से दोस्ती थोड़ी सी कम कर दी है। तो अमेरिका ऐसे ही चलता है। तो ईरान के साथ उनकी दुश्मनी रही है काफ़ी सालों से।
तो इज़राइल और ईरान की दुश्मनी है, तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो गया। तो इज़राइल काफ़ी सालों से यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस है, तो इज़राइल चाहता है कि ईरान के न्यूक्लियर फील्ड्स पे अटैक करे, न्यूक्लियर जो उनके इंस्टॉलेशंस है वहाँ पे। तो इसके ऊपर न्यूज़ आई थी कि जो बाइडन, जो फ़िलहाल अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप न्यूक्लियर फील्ड्स पे अटैक मत करो। अब नवंबर में अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, और जो बाइडन के जो या फिर जो बाइडन अभी है नहीं, तो कमला हैरिस है, जो जो बाइडन की पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है इस इलेक्शन में। पहले जो बाइडन थे, अब वो बाहर हो गए। तो उनके जो कॉम्पिटिटर है डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने आज एक इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने इजराइल को कहा है कि आप ईरान के न्यूक्लियर फील्ड्स को उड़ा दो। तो हवा गर्म है, और अगले कुछ दिनों तक हवा गर्म रह सकती है। तो अगर आपको बाइंग करना है तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरा, आपको उन सेक्टर्स को या उन स्टॉक्स को अवॉइड करना पड़ेगा जो इन चीज़ों से डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी क्रूड ऑयल से संबंधित, या फिर एयर ट्रैवल या एयरपोर्ट्स या एयरलाइन से संबंधित, क्योंकि ये कितने जल्दी फैलेगा क्या होगा पता नहीं, है ना। तो जब ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 मिसाइल छोड़े तो बहुत सारे प्लेन्स हवा में थे उस वक्त, ईरान के और इजराइल के एयर स्पेस में वो बाल बाल बच गए। तो कोई एडवांस वार्निंग नहीं थी। तो ऑब्वियसली एयरलाइंस वाले भी थोड़ा सा सोचेंगे। तो एयरलाइंस वाले तो इस तरीके से जो डायरेक्टली रिलेटेड है इन चीज़ों से, उनको अवॉइड करो। अगर आपको बाइंग करनी है तो ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जो सिर्फ हमारे यहाँ पे काम करते हैं, हमारी इकोनॉमी से ही उनका रिलेशन है, और बाहर जो हो रहा है उससे कुछ खास फ़र्क पड़ता है नहीं। तो ऐसे सेक्टर्स ढूंढो, ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जो हमारे अभी जो फेस्टिवल सीज़न है चल रहा है उससे रिलेटेड उनको फ़ायदा मिल सकता है। उस टाइप के स्टॉक्स ढूंढने में ज़्यादा मज़ा है, या फिर उनको बाय करने में ज़्यादा मज़ा है। अगर आपके पास स्टॉक्स है और आपने बेचे नहीं है और आपको लॉस हो रहा है तो क्या करना है? तो अगर आपने बस बढ़ रही थी प्राइस इसलिए मैंने ले लिया, ऐसे ऐसे में बाय किया है, तो आपको पहले ही बाहर हो जाना चाहिए था इस हफ्ते में। अगर आप बाहर नहीं हुए हो, और फिर अगर कभी अगले हफ्ते में थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि इतना कंटिन्यूस फॉल होने के बाद एक दो दिन तो प्राइस ऊपर जाएगी, बाइंग होगी, बॉटम फिशिंग जिसको बोलते हैं वो होती है। तो उस केस में अगर आपको लगता है कि आपका लॉस थोड़ा कम हो रहा है और स्टॉक्स में फंडामेंटल वैल्यू यानी न्यूज़ सपोर्ट नहीं है कुछ, तो आप उसमें से बाहर निकलो। अगर आपके पास ऐसे स्टॉक्स है जो आपने बहुत सोच समझ के बाय किए हैं कि नहीं ये बहुत बढ़िया है, तो उसको रहने दो। ये है तो बाहर की ही चीज़, अफेक्ट तो करने वाले हैं। हाँ, अगर उसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो इन चीज़ों से रिलेटेड है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, या एयरपोर्ट, एयरलाइंस या आईटी, इन चीज़ों से जो डायरेक्टली इसके चपेट में आते हैं, इन लोगों से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा कॉशन बनता है। शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटिलिटी है, तो बाय करते वक्त शॉर्ट टर्म के लिए बाय करो, उन सेक्टर्स को अवॉइड करो जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड है, उन सेक्टर्स को चूज़ करो जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है और जो इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। फिर तीसरा ये होता है कि लोग बोलते हैं बाय करेंगे क्योंकि यूक्रेन और रशिया का भी वॉर हुआ था, उस वक्त भी मार्केट ज़ोर से गिरा था, लेकिन फिर बाद में ज़ोर से बढ़ा भी था। तो शायद इस बार भी वही होगा, हो सकता है, हू नोज़। इस बार सिचुएशन थोड़ी-सी अलग है। रशिया और यूक्रेन में था ऐसा कि रशिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूक्रेन इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो यूक्रेन अभी तक टिका हुआ है क्योंकि उसको अमेरिका का और यूरोप का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बोल दिया है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गए तो यूक्रेन की मदद वो रोक देंगे। तो अमेरिका अगर मदद रोक देगा तो ऑब्वियसली यूरोप भी मदद रोक देगा, तो आप समझ सकते हो क्या होगा। रशिया ने अभी कुछ दिनों पहले यूक्रेन का एक बहुत इम्पोर्टेंट सिटी भी कैप्चर कर लिया। तो दोनों इक्वल वेट नहीं है, तो रशिया बड़ा है, यूक्रेन से बहुत बड़ा है। यहाँ पे ईरान और इज़राइल के इसमें दोनों इक्वल वेट्स है, क्योंकि ईरान के पीछे फिर धीरे धीरे सारा
जो रिलीजन के हिसाब से जो भी पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है वो एक साथ आ सकता है। और इसराइल के पीछे फिर अमेरिका है, तो अमेरिका के जो भी एलाइज़ है वो आ सकते हैं, तो ये चीज़ बढ़ सकती है। दोनों इक्वल वेट है, दोनों काफ़ी पावरफुल देश है जो आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर इन्होंने शांति बनाए नहीं रखी तो ये बहुत जल्दी एस्केलेट हो सकता है। तो इस बार की सिचुएशन थोड़ी-सी अलग है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो वॉर अलग-अलग तरीके के होते हैं, है ना? जैसे अभी एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। अब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच अगर मेंस क्रिकेट में है तो उसका मतलब अलग है, और विमेंस क्रिकेट में है तो उसका मतलब अलग है। आई होप आप समझ भी गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उस तरीके का है, हर चीज़ को एक ही तराजू में नहीं तौलना है। तो अगले हफ्ते भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बाइंग इधर उधर हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लो, शायद अ, आपको और अच्छे मौके मिलेंगे। स्टॉक्स जो इस इन सारी चीज़ों से या इन तीनों चीज़ों से जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और जो आपके बाइंग के लेवल में आ गए हैं ऊपर से नीचे, वहाँ पे आप बाइंग शुरू कर सकते हो। तो ये थी हमारी सीरीज़ जो हर वीकेंड पे हम लोग इस पे काम करेंगे। आई होप ये आपको पसंद आ रही होगी। और अगर पसंद आ रही होगी तो आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। तो पता चलेगा कि क्या ये काम का है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम उसमें पक्का करेंगे, है ना? तो मार्केट में जैसे हमने हमेशा हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो आगे जाता है, जो होशियार है वो थोड़ी देर तक आगे जाता है, लेकिन अगर वो मार्केट के साथ-साथ नहीं चलता है तो उसकी होशियारी उसका सबसे बड़ा बॉटलनेक बन जाती है ना? क्योंकि मार्केट से तो बड़ा कोई है नहीं, तो मार्केट को देखना है, उसको समझना है और उसके साथ-साथ उसको शैडो फ़ॉलो करना है, और मार्केट आपको बता देता है कि क्या करना चाहिए। तो आज इतना ही। अगले वीकेंड पे होपफुली विल बी बैक विथ सम बेटर न्यूज़ एंड बेटर मार्केट कंडीशंस। तब तक के लिए एन्जॉय योर वीकेंड एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग वीक। थैंक यू।